नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने विदेश सचिव रूबियो के साथ G7 की बैठक छोड़कर वॉशिंगटन के लिए क्यों रवाना हुए? क्या डील होने के आसार हैं? कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका इरादा सीज फायर नहीं है, वे अब इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना ही पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन में इस्राइल कुछ ऐसा करेगा जिसे किसी ने नहीं देखा होगा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप क्या अब नेतन्याहू की भाषा बोलने लगे हैं? ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि ईरान इराक या गजा की तरह घेर लिया जाने वाला है, उसकी बर्बादी सामने खड़ी है। देखना है कि ईरान इसका सामना कैसे करता है। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर देगा? हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इस वीडियो को तैयार किया है, जिससे आप ग्लोबल लीडरों के दोहरेपन को भी देख सकेंगे और ईरान की अपनी कमजोरी और क्षमता को भी, इस्राइल की जिद को भी तो देखते जाइएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप पर भरोसा कर ईरान ने धोखा खाया या ईरान ने खुद को भी धोखा दिया है। कहा जा रहा है कि 40 साल से ईरान अमेरिका और इस्राइल को शत्रु बताता रहा, उनसे लड़ने के लिए जोशीले नारे लगाता रहा, रेटरिक का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके पास युद्ध की कोई तैयारी नहीं, केवल नारे ही लगाता रहा, धमकी देता रहा, दहाड़ता रहा। ईरान के पास मिसाइलें हैं, ईरान ने इनका प्रदर्शन भी खूब किया, लेकिन क्या इन मिसाइलों के दम पर ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है? क्या ये काफी हैं? मीडिया में लिखा जा रहा है कि इन मिसाइलों को काबू में करते ही इस्राइल हावी हो जाएगा। इस्राइल ने दावा भी किया है कि ईरान की 1/3 मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। ध्यान रहे, यह सब दावे हैं। अभी तक के हमले में दिख गया है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान के पास आधुनिक फाइटर प्लेन भी नहीं है, टैंक नहीं है। कम से कम पश्चिमी मीडिया में ईरान को इसी तरह से पेश किया जा रहा है। अब तो इस्राइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस को अपने नियंत्रण में ले लिया है, यानी अब तेहरान के आसमान में किसका जहाज उड़ेगा, फैसला इस्राइल का होगा और इसके बाद इस्राइल किसी को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप कह रहे हैं तेहरान के लोग राजधानी छोड़ दें। ट्रंप तेहरान को खाली करने का आदेश दे रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को चले जाने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह के आदेश इस्राइल गजा में दिया करता था। इस्राइल की सेना नोटिस जारी कर देती थी कि गजा का यह मोहल्ला खाली किया जाना है और उसके बाद बमबारी कर उस इलाके को तबाह कर देती थी। नागरिकों को चेतावनी देने के नाम पर केवल यह घोषणा कर दी जाती थी, मगर उसके बाद भी हमले में नागरिकों की ही हत्या की गई। यहां से वहां लोगों को भटकाया गया, अपने ही शहर में शरणार्थी बना दिया गया। तो अब यहां से ट्रंप और नेतन्याहू की बोली और नीति को भी देखिए, ईरान की दहाड़ और उसकी कमजोरी को भी। तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर है। इतने लोगों को ट्रंप कहीं भाग जाने की बात कर रहे हैं, इस्राइल से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। इस्राइल की पूरी आबादी करीब 1 करोड़ की ही है और उसके लिए 1 करोड़ आबादी को तेहरान से भागने की बात कही जा रही है। पश्चिमी मीडिया के अखबारों का कवरेज ही सबसे बड़ा है, उन्हीं के संवाददाता इन इलाकों में हैं और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके कवरेज को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। कुछ अखबारों में ईरान को शक्तिशाली दिखाया गया है, ट्रंप पर सवाल किए जा रहे हैं, अमेरिका पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कईयों में सारी रिपोर्ट इस्राइल के एंगल से लिखी जा रही है कि उसके हमले से ईरान तबाह हो रहा है, बिजली पानी सब बंद है, वहां तेहरान से लाखों लोग भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कम पता चलता है कि इस्राइल में क्या हो रहा है, वहां की जनता किस मानसिक स्थिति में है। यहां तक कि इस्राइल ने ईरान के टीवी चैनल पर हमला बोला तो पश्चिमी मीडिया चुप रह गया। बहुत कुछ ईरान पर भी निर्भर करेगा कि वह पश्चिमी मीडिया और उसके जानकारों की थ्योरी को गलत साबित करने की स्थिति में है या नहीं। पश्चिमी मीडिया के पन्नों पर ईरान कभी भी मसल दिया जाने वाला देश बता दिया जाता है और ईरान की असली ताकत को बताने वाला मीडिया शायद बहुत कम है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसियों में बहुत दम नजर नहीं आता। भारत के अखबार द हिंदू ने अपने संपादकीय में इस्राइल को रोग नेशन लिख दिया है। हिंदी में मतलब हुआ इस्राइल एक उदंड राष्ट्र है जिसके अवैध एक्शन से पूरे इलाके में शांति प्रभावित हो रही है।
इन सब के बीच G7 की बैठक छोड़ वॉशिंगटन के लिए रवाना होने के समय ट्रंप ने कहा कि वो यानी ईरान डील चाहता है। जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा हम कुछ भी करेंगे, मगर अभी मुझे यहां से जाना होगा। ट्रंप की एक बात अच्छी है, वे बाकी देशों के प्रमुखों के साथ अपने सहायक की तरह बात करते हैं। कनाडा से निकलते ही उन्होंने सोशल मीडिया पेज ट्रुथ पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को सुना दिया कि प्रचार के भूखे मैक्रों ने कह दिया है, मैं इसलिए G7 की बैठक से निकला हूं क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच डील करने जा रहा हूं। यह बिल्कुल गलत है। मैक्रों को कुछ नहीं पता मैं वॉशिंगटन के लिए क्यों निकला हूं, लेकिन इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं, उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। मैक्रों जानबूझकर ऐसा करते हैं या ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा गलत होते हैं। हुआ यह था कि मैक्रों ने बयान दे दिया कि ट्रंप ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, अगर यह हो जाता है तो फ्रांस समर्थन करेगा, बस ईरान में शासन परिवर्तन एक रणनीतिक चूक होगी। ट्रंप ने मैक्रों को पब्लिक में ही फटकार दिया। अगर सीज फायर के लिए ट्रंप वॉशिंगटन नहीं गए हैं तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? ईरान तो मानता ही है कि हमले में अमेरिका भी शामिल है। क्या अमेरिका और इसराइल को लगने लगा है कि ईरान को लेकर उन्होंने जो भी प्लान बनाया है वो अब हासिल होने जा रहा है? ईरान अब उनके कब्जे में आ जाएगा और मध्य पूर्व की जमींदारी इसराइल को सौंपकर अमेरिका आराम से ताइवान पर फोकस कर सकेगा। पूरा इलाका चुनौतियों से अमेरिका के लिए कई दशकों तक खाली हो जाएगा। ट्रंप के बयानों में दोहरेपन को आप पकड़ते रहिए, इससे ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार मेहदी हसन ने ट्रंप के एक पुराने ट्वीट को खोज निकाला है। 17 सितंबर 2013 के इस ट्वीट में ट्रंप कह रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दिन ओबामा ईरान पर हमला करेंगे। विडंबना देखिए, अब वही ट्रंप ईरान पर अब तक के निर्णायक हमले में भागीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार नहीं कहा कि इसराइल ने बातचीत में शामिल लोगों को क्यों मारा, बातचीत और डील का इंतजार क्यों नहीं किया। डील फेल होने का कोई आरोप इसराइल पर ट्रंप नहीं लगाते, जबकि ईरान बार बार आरोप लगा रहा है कि इसराइल इसी डील के विरोध में था, इसलिए उसने हमला किया और डील में शामिल वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। यह भी आरोप लग रहा है कि ट्रंप ने ईरान को उलझाए रखा ताकि इसराइल पीछे से हमला कर सके और अब आगे कोई भी ट्रंप पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन यह सवाल ईरान से भी है कि ईरान ने क्यों भरोसा किया। इसराइल और अमेरिका के बीच इतनी गाढ़ी दोस्ती के बाद भी अमेरिका पर कैसे भरोसा कर सकता है? और अपने को बचाने के लिए ईरान ने बम क्यों नहीं बनाया, हथियार क्यों नहीं जुटाए? रही बात बम की, तो ट्रंप प्रशासन ने जिन्हें राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया है, तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा है कि ईरान ने बम नहीं बनाया है। तब भी ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किए जाने की बात हो रही है, तो ईरान की किस परमाणु क्षमता को अमेरिका नष्ट कर देगा? ईरान के विदेश मंत्री अरागिची ने कहा है कि ईरान ऐसी किसी भी डील के लिए तैयार है जो उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोके, बशर्ते कि वह इस युद्ध को खत्म करे। मगर यह भी कहा कि ईरान ऐसी डील को नकार देगा जो परमाणु क्षमताओं पर उसके वैध अधिकारों पर अंकुश लगाएगी। बम को लेकर ईरान और इसराइल के नजरिए को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या ईरान ने बम बना लिया? किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। क्या ईरान बम बना सकता है? ईरान इससे इनकार करता रहता है। अमेरिका में भी लोग नहीं मानते ईरान ने बम बनाया है। अब ट्रंप अचानक से कहने लगे कि उन्हें परवाह नहीं कि ईरान क्या कहता है, लेकिन ईरान बम बनाने के करीब है। ऐसा लगता है कि इराक युद्ध की तरह एक और झूठ को गले लगाने का फैसला कर लिया गया है। ट्रंप की यह नई लाइन है। इसका मतलब है कि वे बम बनाने और डील को लेकर लगातार लाइन बदलते जा रहे हैं और इसराइल की लाइन पर आते जा रहे हैं। बम से जुड़ा एक और मसला है, क्या ट्रंप ईरान पर दबाव डाल सकते हैं कि वह नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का संवर्धन ना करे? ईरान कहता है संवर्धन यानी एनरिचमेंट उसका अधिकार है, यानी परमाणु शक्तियों का विस्तार करना उसका अधिकार है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, नागरिक इस्तेमाल के लिए संवर्धन की बात पर अड़ा रहेगा। अब ईरान को लगता है कि अटैक में अमेरिका भी शामिल है, तो वह कैसे बातचीत के लिए यकीन करे। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची ने कहा कि इसराइल ने ईरान को बम बनाने से रोकने के लिए पहले ही हमला नहीं किया। ईरान तो इससे इनकार करता रहा कि बम बनाया है। इसराइल ने हमला किया कि डील की बातचीत पटरी से उतर जाए। तो साफ है कि नेतन्याहू को ना तो कूटनीति चाहिए न बातचीत।
नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान को नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो एक दिन वह बम बना लेगा। इसलिए वे डील का किसी भी तरह से विरोध करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि अगर डील हो गई तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने का उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन बिना अमेरिका के समर्थन के इस्राइल ईरान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट नहीं कर सकता है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। अमेरिका में इस्राइल के राजदूत याखिएल लाइटर ने कहा है कि अमेरिका ही एक अकेला ऐसा देश है जिसका बम फोर्डो परमाणु ठिकानों तक पहुंच सकता है। इससे एक और अर्थ निकलता है कि इस्राइल ने पहले दिन दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, सही नहीं। इस राजदूत ने यहां तक बोला है कि गुरुवार यानी 19 जून की रात को ऐसा हमला होगा जिसके सामने लेबनान का बीपर अटैक साधारण लगेगा। ईरान को बम भी बनाने नहीं देंगे और वहां सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। परमाणु क्षमता नष्ट करने के साथ साथ सत्ता परिवर्तन की भी धमकी दे रहा है। नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन और खामेनेई की हत्या की बात करने लगे हैं। कहते हैं खामेनेई की मौत से यह संकट हल हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी की तरह खामेनेई का हाल देखने जा रही है। और यही नहीं, अरब देशों की एक बार फिर से चुप्पी और भागीदारी भी देखेगी। खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया धर्मगुरु की हत्या की बात हो रही है। एक देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ईरान ने उम्मत बनाने की कोशिश की, शिया सुन्नी को एकजुट करने के नारे लगाए, लेकिन आज उसके साथ मुस्लिम देश भी नहीं नजर आते हैं। हाल के वर्षों में ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे से नेतन्याहू मिल चुके हैं। 2023 में दोनों की मुलाकात हुई है। वॉशिंगटन शहर के पास रहने वाले शाह के बेटे ने बयान जारी करते हुए खामेनेई पर ईरान को युद्ध में खींचने का आरोप लगाया है। कहा है कि ईरान की सरकार कमजोर है और बिखरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गिर सकती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, ईरान आपका है और आपको वापस लेना होगा। मैं आपके साथ हूं, मजबूती से बने रहिए, हम जीतेंगे। मैंने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों से कहा है कि रिजीम को तोड़ दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहता हूं, इस मरते हुए आतंकी रिजीम को फिर से कोई लाइफ लाइन मत दीजिए। अमेरिका में बैठकर पूर्व शाह के बेटे ने कहा है कि सेना को विरोध कर देना चाहिए। इसे लेकर गेस करने की भी जरूरत नहीं कि सत्ता परिवर्तन की योजना में अमेरिका भी शामिल है। इस्राइल का आत्मरक्षा का अधिकार गजब का अधिकार है। इस आत्मरक्षा के अधिकार में अपने आप यह भी शामिल हो जाता है कि इस्राइल के पड़ोस में जो भी सरकारें होंगी वो इस्राइल की मर्जी के हिसाब से होंगी। किस कानून से यह आत्मरक्षा का अधिकार होता है? अतिक्रमण का अधिकार ना माना जाए। जब दुनिया में विवेक समाप्त हो जाता है तब अतिक्रमण को आत्मरक्षा का अधिकार घोषित किया जा सकता है। इस्राइल इस अधिकार के आधार पर ईरान से लेकर खाड़ी के तमाम देशों में ऐसी सरकारों की स्थापना चाहता है जो उसके हित के लिए काम करें। खाड़ी के कई देशों में अमेरिका और इस्राइल समर्थक सरकारों की स्थापना हो चुकी है और उनके साथ दूसरे कई तरह के करार भी हुए हैं। इस्राइल ने अपने पक्ष में मोड़ा है। ईरान में भी ऐसी सरकार स्थापित करने की कोशिश है जो अमेरिका की भाषा बोले, सस्ते में तेल की डील करे, सस्ते में बेचे, अर्थव्यवस्था खोल दे, तेल के मैदान खोल दे, अमेरिका पूरी तरह से ईरान के संसाधनों को हथिया ले। मध्य पूर्व के विश्लेषक कहते हैं कि अगर अब इस्राइल रुक गया और ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो यह नेतन्याहू की हार होगी। 2003 से ईरान नेतन्याहू के एजेंडे पर है। इस्राइल के पास इसके लिए इस समय से अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। इसलिए नेतन्याहू किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप को इस लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। उनके पास युद्ध से बेहतर रास्ता यही है कि किसी तरह ईरान पर दबाव डालकर सीज फायर कराएं, क्योंकि अगर वे युद्ध में उतरेंगे तो अमेरिका यहां फंसेगा और ताइवान में चीन के लिए एक मौका बन सकता है। अमेरिका और चीन की लड़ाई का एक और पहलू है। दोनों आपस में भिड़ तो जाते हैं, लेकिन अमेरिका जब मध्य पूर्व में लड़ने जाता है वहां चीन पर्दे के पीछे हो जाता है। क्या चीन ईरान की मदद करेगा? चीन ने इस्राइल की निंदा की है, लेकिन निंदा तो सऊदी और कतर ने भी की है। क्या किसी को इस मामले में चीन की कोई भी भूमिका दिख रही है? जिस तरह से पाकिस्तान चीन के विमानों की मदद से भारत से लड़ रहा था,
क्या पश्चिमी मीडिया में आपने कहीं भी पढ़ा है कि चीनी विमान ईरान के पास भी हैं? अभी तक के हालात से नहीं लगता कि चीन ने ईरान की बहुत ज्यादा मदद की है। तब फिर ईरान चीन क्यों कर रहा था? ईरान को चीन ने क्या मदद दी? अगर दी होती तो ईरान मजबूत नजर आता और ट्रंप चीन का नाम भी लेते। चीन का भौकाल सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में चीन चुपचाप किनारे खड़ा नजर आता है। उसके भरोसे किसी ने सीना ताना तो धोखा ही खाएगा। चीन कभी ईरान के लिए मैदान में नहीं आएगा। उसका हित इतना ही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद ना करे, जिससे उसके माल की सप्लाई दुनिया भर में होती है। ऐसा कर दिया तो दुनिया भर में तेल की बिक्री पर भी भारी असर पड़ेगा, तेल महंगे हो जाएंगे। अब देखना है कि ईरान चीन के दबाव में आता है या नहीं। G7 से जैसी उम्मीद की जा रही है उसी पर खरा उतरा। जो साझा बयान जारी हुआ है उससे साफ है G7 के देश शांति और संयम बनाए रखने का बयान देकर ढकोसला कर रहे हैं। G7 के बयान को पढ़कर पता चल जाता है कि इस दुनिया में केवल दो ही जी हैं, एक अमेरिका जी और दूसरा इस्राइल जी। बाकी सब जी करने के लिए हैं। G7 के बयान की भाषा पर आपको गौर करना चाहिए। लिखा है, हम G7 के नेता मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि इस्राइल के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। हम इस्राइल की सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा के महत्व को भी दोहराते हैं। आतंक और क्षेत्रीय अस्थिरता का मूल स्रोत ईरान है। हम इसे लेकर लगातार स्पष्ट रहे हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं कभी भी बना सकता है। इस बयान में एक लाइन यह भी जोड़ दिया गया है कि गजा में सीज फायर हो। फालतू का पन्ना भरते रहते हैं। 20 महीनों से गजा में बमबारी जारी है, लोग मारे जा रहे हैं, सीज फायर की बात की जा रही है। इस्राइल गजा पर सीज फायर क्यों करेगा? इसके लिए किसी भी 7, 10 या 20 ने क्या कर लिया है? इस्राइल पर कभी ठोस तरीके से किसी भी सुपर पावर ने दबाव बनाया? आप भी सोचिए, जो देश हर दिन गजा पर बम गिरा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, किसी की बात नहीं सुन रहा, आप उस देश का हौसला यह कहकर बढ़ा रहे हैं कि सारी गलती ईरान की है, इस्राइल को आत्मरक्षा में हमला करने का अधिकार है। कहीं भी G7 के बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं कि इस्राइल ने ईरान पर तब हमला किया जब ईरान अमेरिका से बात कर रहा था न्यूक्लियर डील के लिए। 5 दौर की बातचीत हो गई थी, 6ठे दौर की होने वाली थी। बातचीत में शामिल ईरान के प्रतिनिधियों को भी मार दिया गया। G7 इस पर भी चुप रह गया। लोग ट्विटर पर इस्राइल का ट्रैक रिकॉर्ड याद दिला रहे हैं। हमास की ओर से युद्ध विराम की बातचीत करने वाले इस्माइल हानिये को तेहरान में ही मार डाला गया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के स्वीडिश मूल के नेगोशिएटर को भी मार दिया गया। फिलिस्तीन के साथ शांति कायम करने की कोशिश करने वाले अपने ही राष्ट्रपति यित्ज़ाक रबीन की हत्या कर दी गई और अब ईरान के उन नेताओं की हत्या कर दी गई जो बातचीत कर रहे थे, डील के लिए तैयार थे। ईरान की जनता क्या चाहती है कहना मुश्किल है। बांग्लादेश में आपने देखा रातों रात सत्ता परिवर्तन हो गया। सीरिया में देखा, जिसे आतंकवादी घोषित किया गया था इनामी, उसे ही राष्ट्रपति बना दिया गया। अब सीरिया ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दे रहा है। आतंकवादी को राष्ट्रपति बनाया गया तो क्या आपने नोट किया नोट कि आतंकवाद को परिभाषित करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कुछ भी कहा हो? ग्लोबल लीडर को इस पर तो बोलना ही चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मंच पर कितने ही भाषण आतंकवाद पर दिए हैं, लेकिन सीरिया की इस घटना पर चुप्पी क्यों साध गए? एक और बोगस थ्योरी की बात यहां जरूरी है। इलाके में व्यापक युद्ध छिड़ जाएगा या एक ऐसा भूत है जो सबसे पहले नचाया जाता है, फिर यह भूत अचानक गायब हो जाता है। गजा के समय भी कहा गया कि इस्राइल ने गजा पर हमला किया तो पूरे क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाएगा। अरब फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आएंगे। इस फर्जी थ्योरी को लेकर खूब पन्ने भरे गए। चारों तरफ से इतनी बार इसे दोहराते हैं कि सुनते हुए हम लोग भी अपनी बातों में जोड़ने लग जाते हैं कि पूरे इलाके में युद्ध छिड़ सकता है। 20 महीने से गजा में दिन रात नरसंहार चल रहा है। इस इलाके में युद्ध छिड़ने की बात 100% गलत साबित हुई। अब एक बार फिर से इस फर्जी थ्योरी को हवा दी जा रही है कि ईरान और इस्राइल से इलाके में व्यापक युद्ध छिड़ जाएगा। जब 2015 की डील हो रही थी तब खाड़ी के देश कहा करते थे युद्ध छिड़ जाएगा, पर डील हुई
3 साल तक युद्ध नहीं हुआ, डील खत्म हो गई, 7 साल में युद्ध हो गया। तो दुनिया के नेता लोगों को उल्लू बनाते हैं, सब उल्लू बनते हैं। सबको पता है सऊदी अरब से लेकर कतर तक सब अमेरिका और इस्राइल के प्रभाव में हैं और इस्राइल पर निर्भर भी। अरब देश निंदा करेंगे, ईरान का साथ नहीं देंगे, वही करेंगे जो पहले भी किया है गजा के समय। कई सालों की बातचीत के बाद 2015 में ईरान P5+1 देश यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने परमाणु संधि की। इसे JCPOA का नाम दिया गया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने के बदले उसके परमाणु प्रोग्राम पर अंकुश लगाए गए। उस समय के अखबारों में खबरें छपती थीं कि सऊदी अरब और इस्राइल डील का विरोध कर रहे हैं। 2016 में जब ओबामा सऊदी अरब की यात्रा पर आए तो उनके स्वागत में नहीं गए, कह दिया कि नमाज पढ़ने गए हैं, जबकि बुश के स्वागत में एयरपोर्ट तक गए थे, उन्हें अपने फार्म हाउस में बुलाया। बाद में खाड़ी के देशों ने इस डील को स्वीकार भी किया, लेकिन खुलकर कभी स्वागत नहीं किया, क्योंकि खाड़ी के इन देशों को ईरान खतरा लगता है। यही वो डील थी जिसका ट्रंप ने सत्ता में आते ही विरोध करना शुरू कर दिया। 2018 में अमेरिका इससे बाहर हो गया, कोई नहीं रोक पाया। गजा के समय खाड़ी के देश फिलिस्तीन के हक में नहीं आए तो ईरान के लिए क्यों आएंगे? इसलिए ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध जितना लंबा खिंच जाए, खाड़ी के देश खाड़ी में ही पड़े रहेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने 2019 में एक बयान दिया था, उसे फिर से देखिए। 14 मई 2019 का यह बयान है। तुलसी गबार्ड कहती हैं कि ट्रंप कहते हैं कि वे ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वे युद्ध ही तो चाहते हैं, क्योंकि यही सऊदी अरब भी चाहता है, यही नेतन्याहू भी चाहते हैं, यही अलकायदा, ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, निकी हेली, नियो कंजर्वेटिव्स और नियो लिबरल्स भी चाहते हैं। ट्रंप ने उनको आगे रखा, अमेरिका को नहीं। President Trump says that he doesn't want war with Iran, but that's exactly what he wants. Because that's exactly what Saudi Arabia, Netanyahu, Al-Qaeda, Bolton, Haley, and other neocons and neolibs want. That's what he puts first, not America. बयान बदल बदल कर ग्लोबल लीडर आपको कंफ्यूजन में रखते हैं। जनता का काम कंफ्यूज होना रह गया है। इस्राइल समय के हिसाब से बयान बदलता रहता है, टारगेट भी। पहले ईरान की सैन्य शक्तियों को खत्म करने की बातें किया करता था, फिर कहने लगा परमाणु क्षमताओं को खत्म करना चाहते हैं, और अब सत्ता परिवर्तन की भी बात कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने अरब देशों से अपील की है कि वे इस्राइल को सीज फायर के लिए अमेरिका पर दबाव डालें। अमेरिका ने इस्राइल को अरबों रुपए के हथियार दिए, मगर उनके इस्तेमाल पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया। हथियारों का इस्तेमाल किस तरह होगा, नागरिकों पर होगा या नहीं, दूसरे देश में सत्ता बदलने के लिए होगा या नहीं, यह तय करने की आज़ादी इस्राइल के पास है। एक तरफ ब्रिटेन कह रहा है दोनों देशों को पीछे हटना चाहिए, मगर दूसरी तरफ इस्राइल के लिए फाइटर जेट भी भेज रहा है। ईरान अलग थलग पड़ चुका है, भौगोलिक रूप से भी घिरा हुआ है। अकेले दम पर उसने अपनी ताकत का कितना विकास किया है, अब उसी का इम्तहान देखना बाकी है। ईरान की हार इस पूरे इलाके के लिए आखिरी शर्मनाक घटना होगी। उसके बाद खाड़ी के देश रॉक कंसर्ट कराने लायक ही बच जाएंगे। इस्राइल मध्य पूर्व का नया बॉस है, बन भी गया है। ईरान ने भी अपने आप को अरब देशों से काफी अलग किया है। उसके पास सभ्यता की अतीत का शानदार गौरव था और है। 1979 की क्रांति के बाद धार्मिक पहचान से भी लैस हो गया। इसके मॉडल में खाड़ी के देशों से अलग मतदान के जरिए सरकार चुनने का अधिकार भी शामिल था। यहां से ईरान अपने आप को सुप्रीम समझने लगा होगा। ईरान में मतदान का होना खाड़ी के राजवंशों को रास भी नहीं आया होगा। क्या इस कारण खाड़ी के देश ईरान से दूर हुए? धार्मिक सत्ता होने के कारण ईरान को एक दुश्मन की जरूरत थी। बिना दुश्मन के धर्म की राजनीति नहीं होती। जहां भी धर्म की राजनीति होती है, वहां पड़ोस से, देश के बाहर से दुश्मन बनाया जाता है। ईरान ने इस्राइल को दुश्मन के रूप में गढ़ा और इस्राइल को भी इससे मौका मिल गया। 80 के दशक से ही इस्राइल के खिलाफ ईरान में खूब प्रचार हुआ, बयान दिए गए, हॉलोकॉस्ट को नकारा गया। वैचारिक लड़ाई से आगे बढ़कर ईरान ने 80 के दशक में हिजबुल्लाह को खड़ा किया और हूथी को भी।
इन संगठनों के जरिए ईरान अलग अलग देशों में लड़ता रहा, लेकिन ईरान की ये प्रॉक्सी शक्तियां अब कमजोर पड़ चुकी हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के नेताओं को मारा तो कई महीने बाद भी हिजबुल्लाह खड़ा नहीं हो सका है। इसका मतलब है कि ईरान में अब प्रॉक्सी को ताकत देने की, खड़ा करने की क्षमता नहीं बची है और इस बार की लड़ाई में दिख भी गया। दुनिया की 20 बड़ी सेनाओं में से एक ईरान की है। ईरान ने मिसाइल क्षमता का नया रूप पेश तो किया है, लेकिन सवाल उठता है कि ईरान कब तक इसके सहारे टिक पाएगा। 9 करोड़ की आबादी वाले देश को मिटा देना आसान नहीं, यह भी नहीं भूलना चाहिए। गजा की आबादी 20 लाख बताई जाती रही। 2 साल से इसराइल दिन रात बम गिराता रहा, तब भी वहां के लोग लड़ते ही रहे। बम से भी, भूख से भी, बीमारियों से भी हीरो की तरह लड़ रहे हैं। इसराइल को 2 साल लग गए, तब भी गजा पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है। भले ही मार रहा है, बेबस लोगों पर, निहत्थे लोगों पर हथियार बम गिरा रहा है, किसी का लेकिन दिल नहीं जीत पाया। ईरान में कैसे लोगों का दिल जीत लेगा? किस हक से बात कर रहा है कि वहां के लोगों को नई सरकार मिलनी चाहिए, रिजीम चेंज होना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।